जी आइए ज़रा जल्दी जल्दी, बोलें जल्दी तशरीफ़ ले आए। हेलो हेलो, आ रही है आवाज़? हाँ जी। यस सर, आ रही है सर। जी जनाब, तो फिर फिगर आपके सामने। अब मैं इसकी जो एक्सपेरिमेंटल कार्रवाई जिसको आप कहें प्रोसीजर में बयान कर रहा हूँ। सब चीज़ें तकरीबन अलग अलग आपको बयान कर दी हैं और ये पता चल गया आपको कि ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये टारगेट रीजन है और ये सेमी सर्कुलर स्केल या फैराडे सिलेंडर या डिटेक्टर, जो भी इसको नाम देना चाहें दे सकते हैं। देखिए अब होगा क्या, पहले यहाँ इस फिगर पे समझ लें, फिर बाद में आगे जो है उसकी एक्सप्लेनेशन और तफसील मौजूद है, वहाँ पर हम पढ़ लेंगे उसको। सबसे पहले हम B1 बैटरी को ऑन करते हैं। B1 बैटरी क्या करती है? सप्लाई करती है करंट, किसको? फिलामेंट को। और फिलामेंट गर्म हो जाता है, लाइक जैसे इस्त्री का फिलामेंट होता है, हीटर का फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट एक तरह का कैथोड भी है मेरे पास, डायरेक्टली हीटेड कैथोड, कि जब ये गर्म होता है तो इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़ी तादाद में यहाँ जमा हो जाते हैं और ये जमा होने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम स्पेस चार्ज कहते हैं। स्पेस चार्ज, जब ये हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ स्पेस चार्ज जमा हो गया होगा, यानी बैटरी B1 कुछ देर तक इससे फिलामेंट को करंट प्रोवाइड कर रही है और इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि यहाँ सैचुरेशन हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको वापस भी भेज देते हैं रिपल्शन की वजह से, तो एक ख़ास चार्ज जमा हो जाता है। उस चार्ज को स्पेस चार्ज कहते हैं और वो इलेक्ट्रॉनों पे मुश्तमल होता है और इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होते हैं। फिर मैं बैटरी B2 ऑन करता हूँ। बैटरी B2 कितने वोल्टेज प्रोवाइड कर सकती है? 300 तक बस। 300 वोल्ट से ज़्यादा नहीं करती है, ख्याल रखिएगा इस बात का। 300 वोल्ट्स तक दे सकती है, जो मर्जी आए आपकी। आप इसको 1 वोल्ट दें, 2 दें, 3 दें, 4 दें, लेकिन नॉट मोर देन द 300 वोल्ट्स। 300 वोल्ट तक की बैटरी है ये। अब जैसे ही आप गौर करें तो बैटरी का जो नेगेटिव है B2 का, वो फिलामेंट को लगा हुआ है और बैटरी का जो पॉजिटिव है वो स्लिट एज डैश को लगा हुआ है। इसका मतलब इस बैटरी के पोल्स नेगेटिव होने से ये फिलामेंट मेरे लिए कैथोड बन गया। एक मिनट सर। तो मेरे लिए ये फिलामेंट कैथोड बन गया, दिस वन। कैथोड यानी नेगेटिव।
अब ये फिलामेंट खुद नेगेटिव हो गया तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर पुश करेगा, दूर फेंकेगा। इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, बैटरी B2 का भी पोटेंशियल नेगेटिव, चुनाचा वो इलेक्ट्रॉन जाकर तेजी से एस डैश पे गिरेंगे। एस डैश पे सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन पास हो पाएंगे जो इस होल की सीध में, वो यहां से बाहर निकल आएंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों का डाइवर्जेंस खत्म हो जाएगा। जो हर तरफ जा रहे थे तेजी से, वो सिर्फ इस स्लिट के बाद एक लाइन में आ जाएंगे। फिर ये तेजी से एस डैश पर एक्सेलरेट करेंगे। क्यों? इसलिए कि आप देख रहे हैं कि एस डैश पॉजिटिव से, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, एस डैश पॉजिटिव है, तेजी से इसकी तरफ बढ़ेंगे, वेलोसिटी बढ़ाएंगे, एक्सेलरेट करेंगे आसान लफ्ज़ों में, और फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे जब, तो उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, जो भी होगी यहाँ से वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, और फिर वो इलेक्ट्रॉन गन के मुंह से बाहर निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम हुआ? इलेक्ट्रॉन गन का काम हुआ इलेक्ट्रॉनों की फाइन कॉलिमेटेड बीम बनाना और उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करना, जो कि B2 के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी वेलोसिटी है। अगर मैं यहाँ 4 वोल्ट रखूँगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। अगर मैं यहाँ पर 300 वोल्ट रखूँगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, ज़्यादा होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन जाकर एक टारगेट पर इंसिडेंट हुए। टारगेट इज अ क्रिस्टल टारगेट, यहाँ एक क्रिस्टल लगी हुई है कंटेनिंग द निकल, उसमें निकल के एटम मौजूद होते हैं। ये खास किस्म की क्रिस्टल है, यहाँ लगा दी। अब जैसे ही क्रिस्टल से टकराएंगे तो क्रिस्टल के डिफरेंट एटमो से, फेसेस से स्कैटर्ड होंगे हर तरफ। तो इसका काम क्या है? क्रिस्टल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को स्कैटर्ड करना। और मैं इसे हैंडल भी कर सकता हूँ ए पॉइंट से। तो हमने जिन इलेक्ट्रॉन्स को ला के क्रिस्टल पे मारा, अब वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो गए। तीसरा काम मैंने ये किया कि इन डिटेक्टर को मूव कराया ऑन द सर्कुलर स्केल और डिफरेंट पोजीशंस पे रख के करंट नोट कर ली गई। अब मेरे पास मुख्तलिफ एंगल्स पर जो करंट आ रहा है वो मौजूद है। तो ये फिगर आपके जहन में आ गई होगी और सारी बात भी क्लियर हो गई होगी। इसी बात को मैंने अगले पेज के ऊपर थोड़ा सा ज़रा और वाजे कर दिया है। एक नज़र इसको हम पढ़ते जाते हैं। When V1 battery supply the current, electron emits from filament F and formed space charge near the surrounding of filament. And by introducing battery B2, जिसका पोटेंशियल क्या है 0 to 300 volt, these electron accelerated towards the slit S and then S dash। पहले S से पास होते हैं और फिर S dash से। These slits form a high quality beam, एक बहुत ही हाई क्वालिटी की बीम बनाती है, रे बनाती है, डाइवर्जेंस को ख़त्म करती है ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, एक ख़ास वेलोसिटी से करती है। वही डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर डिपेंड करता है, सप्लाई बाय द बैटरी B2, जिसको बैटरी B2 से सप्लाई किया जा रहा है। द इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट ऑन टारगेट T, इलेक्ट्रॉन टारगेट T पे इंसिडेंट होते हैं, जो क्या है, विच इज़ अ क्रिस्टल, जो कि एक क्रिस्टल है कंटेनिंग निकल एटम्स एंड डाइफ्रैक्ट, या स्कैटर्ड का लफ्ज यूज करेंगे अभी हम, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम द क्रिस्टल, और ये इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो जाएंगे क्रिस्टल के जरिए। डी इज अ डिटेक्टर, डी एक डिटेक्टर है विच कलेक्ट इलेक्ट्रॉन ऑन अ सेमी सर्कुलर स्केल। डी जो है वो एक डिटेक्टर है जो सेमी सर्कुलर स्केल पे इलेक्ट्रॉनों को कलेक्ट करता है ऑन सेमी सर्कुलर स्केल। एंड वी कैन रीड द करंट, और हम करंट को रीड कर सकते हैं इन गैल्वेनोमीटर at an angle between 10 to 80 डिग्री with respect to incident beam, यानी किस एंगल पे, 10 एंगल पर और 80 एंगल पर मैक्सिमम। कहाँ से? विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट बीम, कि इंसिडेंट बीम से किस एंगल के ऊपर कहाँ से कहाँ तक हम इलेक्ट्रॉनों को
कलेक्ट कर सकते हैं इन द डिटेक्टर और उसे रीड कर सकते हैं एज अ करंट की सूरत में। द कलेक्ट वी कलेक्ट द डेटा। अब डेटा कलेक्ट किया हमने, कैसे? इन टर्म्स ऑफ करंट आई एट डिफरेंट एंगल्स फ्रॉम 10 टू 80 डिग्री। हमने क्या हासिल किया? करंट हासिल किया 10 से 80 डिग्री के दरमियान मुख्तलिफ जगह पे रखकर, कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट्स डिफरेंस। वोल्टेज को कांस्टेंट रखा, बैटरी B2 वाले को 4 वोल्ट के डिफरेंस से। यानी पहले मैंने 4 वोल्ट पोटेंशियल रखा, अब इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर्ड हो रहे हैं उनको डिफरेंट एंगल्स पर रखकर करंट नोट करते गए। तो हमें क्या डेटा मिल रहा है? हमें आई मिल रहा है और थीटा मिल रहा है। इस एंगल पे इतना करंट, इस एंगल पे इतना करंट, इस एंगल पे इतना करंट, और पोटेंशियल कितना रखा हुआ है हमने उस पर? 4 वोल्ट। फिर हमने 4 वोल्ट मजीद बढ़ा दिया, 4 से 8 कर दिया। फिर इसी तरह से डिफरेंट एंगल्स पे करंट नोट किया। फिर 8 से 12 कर दिया, फिर नोट किया। यानी 4 वोल्ट के डिफरेंस से हमने 300 वोल्ट तक ले गए। तो आपको पता है कि हमें कितने टेबल हासिल हो जाएंगे? 75। अगर मैं 0 से 4 वोल्ट पे जाऊं, 4 वोल्ट पे पहला लिया, 8 पे दूसरा लिया, 12 पे तीसरा लिया, और इस तरह करते करते मैं पूरे 100 वोल्ट तक चला जाऊं तो 25 बन जाएंगे, और 300 वोल्ट तक चले जाएं तो 75 बन जाएंगे। 75 मेरे पास टेबल हासिल हुए हैं। किसके? करंट और एंगल के, 4 वोल्ट के फर्क से। फिर हमने क्या किया? एंड दीज डेटा, यानी इस डेटा को प्लॉट कर दिया ऑन अ पोलर ग्राफ। एक ग्राफ तो आपको बहुत यूज करते हैं, आपको मालूम है, एक्स वाई वाला। एक और ग्राफ होता है, उसे कहते हैं पोलर ग्राफ। ये आर और थीटा वाला होता है। क्योंकि मेरे पास आर और थीटा है इस वक्त, थीटा तो है ही, और करंट को मैं, करंट की वैल्यू को आर कह रहा हूँ, आर क्यू एक्सिस पे ले लेंगे। आर मीन्स द रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ये जो पोलर ग्राफ है, इन्हें क्वालिटी शीट्स कहा जाता है। तो जब मैं ये सारा डेटा अलग अलग, यानी 4 वोल्ट वाले डेटा को अलग, 8 वोल्ट वाले डेटा को अलग, 12 वोल्ट का अलग, और इस तरह 4 के फर्क से चलता चला जाऊं अप टू 300, तो मुझे 75 कर्व मिलेंगे, पोलर कर्व। ये जो 75 पोलर कर्व मुझे मिलेंगे, इनका एक थोड़ा सा आपको दिखाया है ये। And these data plot on the polar graph and get the graph like the graph which indicate in figure। इस तरह के ग्राफ मिले। ख्याल रखिएगा, ये एंगल है 0, ये एंगल है 90। इस तरह और लाइनें बनी होती हैं। ये 30 है, ये 40, इसको आप सॉरी, ये 30 है या ये है, ये 45 है, ये 60 है, ये और एंगल बढ़ रहा है, ये 90 है। और यहाँ ऐसे सर्किल बने हुए होते हैं, दिस वन, ये सर्किल आर को जाहिर कर रहे होते हैं। दिस वन इज कॉल्ड द पोलर ग्राफ। इस पोलर ग्राफ पर जब मैं डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यूज को प्लॉट करूंगा, तो जो मुझे वैल्यूज मिली उनको प्लॉट करने से मुझे ये ग्राफ मिल रहा है। ख्याल रखिएगा, ये ग्राफ है, दिस वन। सही है? तकरीबन ऑल द ग्राफ्स आर सेम, बिल्कुल इसी तरीके के ग्राफ थे तकरीबन, एक्सेप्ट, सिवाय, एक्सेप्ट द 5 ग्राफ which are the range of 42 volts to 58 volts। यहां से जो मामला शुरू हो रहा है वो ये शुरू हो रहा है कि तकरीबन 75 ग्राफ ऐसे ही थे जैसे कि लाइक दिस वन, ये जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है इस तरह के, लेकिन उनमें कुछ ग्राफ थोड़े से डिफरेंट थे। हर ग्राफ में एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया था। वो ग्राफ इस वक्त मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि जब तक ब्रेक्स लॉ नहीं पढ़ेंगे आप,
तो कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए मैंने अभी उनको रोका हुआ है। ब्रेग्स लॉ आपने पढ़ना है, ब्रेग्स लॉ की इक्वेशन आपने देखनी है, ब्रेग्स लॉ का अगर किसी जगह डेटा दिया हुआ है तो वो देखना है, और फिर हम उसके बाद वो 5 ग्राफ देखेंगे जो हमें मिले हैं 42 वोल्ट से 58 वोल्ट के दरमियान। उन ग्राफ में मामूली सा प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, वो ऐसे नहीं है जैसे ये हैं। 75 में से मैंने 5 ग्राफ लिए हैं, सिर्फ 7 भी ले सकते हैं, लेकिन जो वाजे प्रॉब्लम है वो उन 5 ग्राफ में वाजे हो जाती है। यानी कर्व में एक बम्प नमूदार हो जाता है, कर्व थोड़ा सा अजीब और गरीब सा हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कर्व में ये चेंज क्यों आया। ठीक है, इनके रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, यानी आई थिंक आज पीर है ना, जुमेरात को। और इसके अलावा भी एक एक्सपेरिमेंट और डिस्कस करेंगे, उसका नाम है जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बाद माइक्रोवेव्स साबित हो जाएंगे कि हाँ होती हैं। माइक्रोवेव्स के बारे में साबित हो जाएगा कि माइक्रोवेव एग्जिस्ट करती है। यानी अगर एनर्जी ड्यूअल नेचर है तो मैटर भी ड्यूअल नेचर है। मैटर यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्लासिकल नहीं, अपने सराउंडिंग में ना तलाश करें। आपने क्रिकेट की बॉल, आप बॉलर, एज अ बॉलर आपने क्रिकेट की बॉल कराई किसी बैट्समैन को, वो बॉल ही नजर आएगी, उसको वेव नहीं नजर आएगी। क्यों? इसलिए कि वो इतनी छोटी वेवलेंथ होगी कि वो आंख तो क्या, कोई इंस्ट्रूमेंट भी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। इतनी छोटी होने की वजह से वो पार्टिकल बिहेवियर की सूरत में हमें मिलेगी। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस किस्म के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेव रीजनेबल होगी, ऐसी होगी कि जिसे आप कुछ एक्सपेरिमेंट में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब पहला मौका डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही आएगा कि आप माइक्रोवेव की निशानदेही कर देंगे कि हाँ माइक्रोवेव होती हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो लेक्चर है उसमें ये चैप्टर आपका वेव नेचर ऑफ मैटर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यही 2 एक्सपेरिमेंट हैं उसके अंदर, और बहुत ही सारा जो डिस्कशन मैंने किया है। फिर मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि मैं इसके बाद चौथे चैप्टर पे चला जाऊंगा जो क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स के नाम पर। तो क्वांटम मैकेनिक्स इसलिए शुरू कर देंगे हम पहले चौथा चैप्टर, क्योंकि वो इसकी कंटिन्यूटी में बीच में एक चैप्टर और आ रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, यानी चौथे के बाद। चौथा भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन चौथा आपके लिए एक ऐसा फंडामेंटल चैप्टर होगा जो आइंदा के लिए बहुत काम आएगा आपका। यानी आपकी सारी बेसिक 4th चैप्टर के अंदर है, जो आपने अपने 5th सेमेस्टर के अंदर जाके मज़ीद पूरे पूरे पेपर्स की सूरत में पढ़नी होगी। अभी तो आपको एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, लेकिन अब मॉडर्न फिजिक्स की इब्तिदा हो गई है। ठीक है, यानी एनर्जी जिसको कहते थे कि वो वेव नेचर रखती है, और मैटर जिसको कहते थे वो पार्टिकल नेचर रखता है, अब ये दोनों एक दूसरे के उसमें चले गए। एनर्जी भी ड्यूअल नेचर यानी पार्टिकल में नेचर भी रखती है, और मैटर इन एक्सपेरिमेंट के बाद ये साबित हो जाएगा कि वो वेव नेचर रखता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैटर यानी पार्टिकल वेव नेचर रखता है तो उसकी वेव इसको यहीं तक रखें, क्योंकि ये लाइट चली गई है और ये वाईफाई भी बंद हो जाएगा। कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ।